Okay. Today we will start with malnutrition and malnutrition में दो चीजें आती हैं, एक अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। अगर कोई ज्यादा खा रहा है वो भी माल नरिश्ड होगा और कोई कम खा रहा है तो भी वो माल नरिश्ड होगा। ओके, सो बोथ आर कम्स इन माल न्यूट्रिशन, माल नरिश्ड। अगर पहले जमाने में हम सिर्फ पतले लोगों को माल नरिश्ड बोलते थे क्योंकि ओबेसिटी उतनी थी नहीं, लेकिन माल मतलब खराब न्यूट्रिशन। तो अगर कोई फैट है तो हम उसको भी माल न्यूट्रिशन के अंदर कंसीडर करेंगे, वो भी माल नरिश्ड कहलाएगा। ओके, सो अंडर न्यूट्रिशन, तो माल नरिश्ड के अंदर कौन आएगा? जो बीएमआई को फॉलो नहीं करता। जो आइडियल बीएमआई है 18 से लेकर 24.9 तक, एक्चुअली 18.5 से 24.9 तक जिसका बीएमआई है, उससे कम या उससे ज्यादा आने को हम माल नरिश्ड कहेंगे। तो या तो वो बहुत पतला हो सकता है या तो वो बहुत मोटा हो सकता है। So, under nutrition affect growth in children, their physical, intellectual capacity and work performance as well। अगर कोई ज़्यादा पतला है तो उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगी, तो ग्रोथ नहीं होगा बॉडी में। एंड वो जो उसके माइलस्टोन है बच्चे के, जिस एज में उसे जो करना चाहिए था वो अचीव नहीं कर पाएगा एंड बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट मे इवन डिटरमाइन हाउ लॉन्ग अ पर्सन लिव। ओके, अगर बहुत ज़्यादा पतला है तो वो इन्फेक्शन के कारण बॉडी डैमेज हो सकता है, एंड बहुत मोटा है तो क्रोनिक डिजीजेस के कारण उसका लाइफ स्पैन कम हो सकता है। फूड इज़ वाइटल टू लाइफ, फूड बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही लाइफ स्पैन एक्सपैंड होता है। If a child does not have enough food, it will not grow as it should. Naturally, such as child will be smaller in stature. If the deprivation is in the first 2-3 years of life, deprivation मतलब कोई फूड का अवेलेबिलिटी नहीं होना, खाने की कमी होना। ओके, तो चाइल्ड का जो ब्रेन है वो ग्रो नहीं होता फुली। लाइक बर्थ के 5 साल तक ही बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है फिजिकली। लाइक उसका जो साइज है वो अचीव होता है फर्स्ट 5 इयर्स में। अगर वो नहीं अच्छे से न्यूट्रिशन मिला तो वो ग्रो फुल्ली नहीं होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट 3 इयर्स, 2 to 3 इयर्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है फर्स्ट 2 to 3, लेकिन 5 इयर्स तक कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद और उसका साइज में चेंजेस नहीं आता है। इन एडिशन, बोन्स विल नॉट हार्डन एंड न्यू बोन्स विल नॉट फॉर्म। उतना ज़्यादा जिस बोन्स का जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जितना एक सेल के दूसरे सेल के बीच में क्लोजनेस होना चाहिए, वो नहीं आएगा। तो सेल पोरस होगा तो वो इजीली ब्रेकेबल होगा, इजीली बच्चे को फ्रैक्चर्स आएंगे। ठीक है, सो एन इंडिविजुअल capacity of work and perform depends on he or she being in the best state of health. Hungry children cannot concentrate on their studies. अगर किसी को भूख लगी है, उसका हीमोग्लोबिन सही नहीं रहेगा तो वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर वो कोशिश भी करेगा तो उतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। Lack of sufficient food may reduce the desire of motivation of work. Undernutrition, therefore, can compromise physical, intellectual, emotional performance. Deficiency of a single nutrient also has similar effect. People who have inadequate food are generally thin and underweight. जिनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला, मतलब कम मिला, तो वो पतले दुबले होते हैं। Food provides with substances that protects us against disease. Undernourished people will not be able to resist. तो वो लोग इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट नहीं होते, उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लगता है। और अगर मोटे लोगों की बात की जाए तो उनको भी जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लगता है क्योंकि उनका बॉडी साइज तो बड़ा होता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग उतना
न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होता है तो फिर उनमें इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाते इजीली. So if we are ill, we do not feel like eating much. The more severe the illness, the greater will be our lack of appetite and less our food intake. At the same time, our body needs more food in order to combat infection. If we have diarrhea or worms, we will not be able to absorb nutrition as we do normally. अगर किसी को डायरिया होके रखा है तो उसकी जो वेलाई है वो डाउन हो जाती है, वो इरेक्ट नहीं रहती है, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं करती है. जब वो खाना जा रहा होता है, जो न्यूट्रिशन जा रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो उसका काम है उसमें से न्यूट्रिशन को लेना. लेकिन जब लूज मोशन है तो उस टाइम वो इरेक्ट नहीं रहती है, वो ऐसे सोई जैसे हो जाते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है अच्छे से न्यूट्रिशन का. तो जो हमने खाया वो वैसा का वैसा एक्सक्रीट हो जाता है, उसका न्यूट्रिशन बॉडी तक नहीं जाता. एंड वॉर्म्स के केस में भी किसी के बच्चे के पेट में अगर कीड़े हैं तो वो भी क्या होता है, वो पैरासाइट होता है, और वो जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो पैरासाइट उसको यूज करता है और वो बड़ा होता है, ना कि बच्चा को न्यूट्रिशन मिल रहा होता है. ये एडल्ट में भी समटाइम्स पैरासाइट होता है. Then this will normally leads to undernutrition and disease. तो इसमें जो है पैरासाइट के केस में इंटेस्टाइन तो वेलाई तो ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि वो जो पैरासाइट है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है उससे पहले न्यूट्रिशन को. सो बच्चों में जनरली कीड़े मारने की दवाई दे देते हैं डॉक्टर. अगर भूख नहीं लग रही है, खा रहा है, फिर भी उसको वजन नहीं बढ़ रहा है, तो जनरली वो लोग पैरासाइट की मेडिसिन देते हैं. आजकल उतना नहीं होता क्योंकि बच्चे उतना मिट्टी में नहीं खेलते, तो आजकल कम होता है, हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं. मगर अगर ऐसा केस है तो इस केस में कीड़े मारने की दवाई जनरली दे देते हैं. ओवर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी. ओवर न्यूट्रिशन इज कंजम्पशन ऑफ, एंड जो पैरासाइट पेट में होता है वो और भी रीज़न से, अगर खाली पैर मिट्टी में चल रहे हैं तो कई बार उससे भी बच्चों में डेवलप हो जाता है. Overnutrition is consumption of more food than we need. The most common problem is overnutrition is overweight and obesity. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में आजकल. ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है बड़ों के साथ साथ. When we consume more energy than we spend, that is more than we need, our body stores the extra energy as fat. तो अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगा. जैसे मनी की तरह, अगर हम जितना कमा रहे हैं उतना हम खर्च नहीं कर रहे तो हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, सेव तो करते हैं ना. वैसे बॉडी भी क्या करता है, जितना आ रहा है उतना खर्च नहीं हो पा रहा है तो वो बाकी का सेव कर लेता है. A comparison of weight is done with standard tables which gives ideal weight according to height, age and sex. तो एक weight का standard table WHO ने दिया है, NIN ने दिया है. If weight is more than 10% and above the ideal weight, तो क्या होगा, वो person overweight कहलाएगा. These are linear measurement, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. And when and how the record food intake record कैसे किया जाता है. We need to know the normal and habitual pattern of food intake. Therefore, we select 3 normal working days. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. इसमें ये मेथड दिया है, लेकिन पर्सन टू पर्सन, डाइटिशियन टू डाइटिशियन इट वेरीज. आप एवरेज पेशेंट की डाइट हिस्ट्री ले सकते हैं कि उसका क्या लाइफस्टाइल है, उसका क्या टाइमिंग्स है, क्या जनरली खा रहा है, क्या मंचिंग कर रहा है बीच बीच में, तो वो आपको रिकॉर्ड रखना है. उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि उसके डाइट में क्या गड़बड़ हो रही है एंड वहाँ से कंक्लूजन निकालना है कि क्यों उनका वेट ज़्यादा है या कम है, या
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उनके डाइट पैटर्न को देख के चेक करना है। तो आपको डाइट से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट है और उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो ये हो गया इवैल्यूएशन। फर्स्ट हो गया, आपने डाइट हिस्ट्री ली पेशेंट की, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है रिकॉर्ड फूड इनटेक, लेकिन इसका टर्म है डाइट हिस्ट्री। हम डाइट हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, वो प्रीवियस कुछ महीनों से किस तरह का खा रहा है, ओके। तो वो लेना है। देन उसके बाद इवैल्यूएट करना है कि उसका जो डाइट है उसमें क्या गड़बड़ हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, सेडेंटरी है कि मॉडरेट है, तो उसको इवैल्यूएशन करना है। अब आप इवैल्यूएट करेंगे तब आप बता पाएंगे कि आप क्या चेंजेस करना है, ठीक है। हो सकता है कि वो ठीक ठाक ही ले रहा हो एंड बस फाइबर का डिफिशियंसी हो, कैलोरी ठीक ही ले रहा हो, तो आपको वो इवैल्यूएशन में करना है। So we have completed this. ओके, देन फैट हमने किया था, उसमें हमने एडल्ट्स का हमें करना है। तो एडल्ट्स अमाउंट ऑफ लिनोलेक एसिड टू बी कंज्यूम्ड बाय नॉर्मल एडल्ट इन इज, here should be 30%, ओके। तो जो नॉर्मल एडल्ट का कंजम्पशन है वो 30% होना चाहिए। इनविजिबल फैट प्रेजेंट इन यूजुअल इंडियन फूड इज हाई इन लिनोलेक एसिड कंटेंट। तो किसमें लिनोलेक, लाइक यहाँ पे 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हर किसी को लेने चाहिए, जिससे उनका HDL अच्छा रहता है, लाइक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो लाइपोप्रोटीन है उसकी डेंसिटी अगर अच्छी होती है तो उनको हम अच्छा फैटी एसिड्स मानते हैं, लाइक इनकी बॉन्डिंग होती है प्रोटीन्स के साथ, तो दीज आर गुड फैट्स। तो ये किससे मिलते हैं? राइस, व्हीट, बंगाल ग्राम, रेड ग्राम। इससे हमें लिनोलेनिक एसिड मिलता है, लाइक 3 में से 1 जो लिनोलेनिक एसिड है वो मिलता है। तो हम राइस, व्हीट तो जनरली डेली यूज में ही खाते हैं, तो ये हमारे बॉडी में सफिशिएंट होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में क्या होता है? लिनोलेक एसिड रिक्वायरमेंट शुड बी रेज टू 4.5% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये बढ़ जाता है 4 to 5%। दिस कैन बी मेड फ्रॉम 30 ग्राम पर डे, ठीक है। वहाँ पे था आपका 15, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। प्रेगनेंसी में 30 हो जाता है, विच हैज लेस देन 20% लिनोलेक एसिड। सिमिलरली लिनोलेनिक, यहाँ पे सेकेंड इज लिनोलेनिक होगा। लिनोलेनिक एसिड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन rises 5.7, which correspond to 45 gram oil intake, which has 20% linoleic acid. Then infancy. Adequate breastfeeding ensures 30 gram fat intake by infants, in which 10% is linoleic acid and 1% is linolenic acid, which meets EFA essential fatty acids needs to infants in 6%. Infants who are weaned completely or partially, like जिनका weaning चलता है, जिनका खाना चलता है, ब्रेस्ट फीड के साथ खाना भी दिया जाता है या partially दिया जाता है,
should be given enough vegetable oil with a high linoleic acid content to ensure 6% of linoleic acid. Research indicates that N3 fatty acids are highly essential for infants, and they are partially imported from brain development. Hence, it is important to include DHA. ठीक है, DHA आपने सुना होगा, बच्चों का जो पाउडर मिल्क आता है उसमें DHA मेंशन रहता है, जो प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स आते हैं उसमें भी DHA मेंशन रहता है. तो ये जो डाईऑक्सी हाइड्रो हेक्सानोइक एसिड है, ये ब्रेन की डेवलपमेंट में, फिजिकल ब्रेन का जो साइज है उसके डेवलपमेंट में, उसके जो सेल्स की बॉन्डिंग है उसको बनाने में काफ़ी हेल्प करता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका वॉलनट में भी होता है. तो नेचुरली देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में आलमंड्स, वॉलनट, इनमें DHA पाया जाता है. देन फ्लैक्स सीड्स के अंदर भी DHA काफ़ी अच्छे अमाउंट में रहता है. बच्चों को कोशिश करना है कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स एवरीडे, फ्लैक्स सीड्स उनकी चटनीज में, दही में कैसे भी करके थोड़ा जाए. कुछ फ्राइज हमारे जो जो कल्चर में था, हमारे कल्चर में फ्राइज आते थे कुछ, है ना, घर में बने हुए फ्राइज, उसको जस्ट फ्राई करके खाना होता था. तो उसमें फ्लैक्स सीड्स के फ्राइज हमारे कल्चर में काफ़ी यूज होता था पहले. Young and older children. Young children need 3% which can easily met from 3 to 10 gram of oil in diet. ठीक है, तो 10 ग्राम ऑयल होने से easily वो met हो जाएगा. However, more visible oil is needed to improve energy density of diets. Otherwise, cereal-based diets become bulky. तो बहुत ज़्यादा सीरियल देने से क्या होगा, क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी. सो ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, वो रिकमेंड करती है 20 ग्राम पर डे इन चिल्ड्रंस डाइट फ्रॉम ऑयल विच हैज़ एटलीस्ट 20% लिनोलेइक एसिड. तो इतना ऑयल से इजीली आ जाएगा. लेकिन अगर हम राइस और इन सब चीज़ों से देंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उनको खानी पड़ेगी, और ज़्यादा क्वांटिटी खाएंगे तो फिर कैलोरीज और उनकी कैपेसिटी भी नहीं रहेगी उतनी खाने की. एंड फैट्स में बहुत इजीली मिलता है ये. नाउ चॉइस ऑफ कुकिंग मीडियम इन इंडियन डाइट्स. अगर आप जैसा मीडियम यूज करें कुकिंग का, अकॉर्डिंगली आप ऑयल का चेंजेस आ जाता है. अगर आप बॉइलिंग यूज कर रहे हैं वहाँ पे 0 ऑयल हो जाता है. रोस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे आप लो ऑयल, मिनिमम ऑयल में कर सकते हैं. या फिर आप फ्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑयल का लगता है. तो जो आप मीडियम चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑयल में चेंजेस आ जाता है. ICMR has given dietary guidelines to maintain N6-N3 ratio of 5:10, which ensure long-term health for ensuring the appropriate balance of fatty acid in cereal-based diet and in the diet of those who do not eat fish and are primarily vegetarian, like in case of many Indian diets. Mostly Indians are vegetarians, but जो खाते भी हैं तो वो everyday basis पे नहीं खाते हैं. तो ऑलमोस्ट उनको एवरेज में हम वेजिटेरियन ही कंसिडर करेंगे. We need to depend on plant food rich in linoleic acid, for example wheat, bajra, black gram, cowpea. These are millets. तो ये आपका लोकल्स में मिलेगा, एंड या तो बहुत आपका गांव वगैरह में मिलेगा, या तो आपका बहुत बड़ी शॉप्स में, सुपरमार्केट्स में ही मिलेगा आज की डेट में, बिकॉज ये आजकल काफ़ी फैंसी हो चुके हैं. या तो जो गांव में खाते आ रहे हैं पहले से वो लोग खा रहे हैं. सो दीज जो बाजरा एंड ऑल है, जो काउपी है, ये सब आपको इजीली छोटी शॉप्स में नहीं मिलेगा. बट राजमा, सोयाबीन आर इजीली अवेलेबल in every shop. Leafy vegetable, fenugreek, mustard seeds, these have linolenic acid.
So what should be choice of cooking? So moderate linoleic acid content oil like groundnut oil, rice bran oil and sesame oil. So अगर इन तीनों में I will prefer that is groundnut oil and sesame oil, because rice bran oil is, according to me, it is very much adulterated because it is very expensive actually, but cost is very expensive, but in market it is easily available in same price. So I prefer groundnut oil and sesame oil. Even you can use, if you don't want to use sesame oil, तिल का तेल जो बोलते हैं, वो अगर आप यूज नहीं करना चाहते टेस्ट इश्यू से या किसी और रीजन से, तो आप एवरी डे बेसिस पे कहीं किसी किसी में थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लाइक चटनीज में ऐड कर सकते हैं, आपकी सब्जी के स्पाइसेस में ऐड कर सकते हैं. तो इस तरह से आपका इनटेक हो जाएगा. So many masalas are also added with sesame seeds. Now soybean oil containing both linoleic and alpha linoleic acid. Combination of two oil in approximately equal proportion, like high linoleic acid oil like sunflower oil and cottonseed oil with palm oil. Like cottonseed is not available in India, इतना easily oil available नहीं है, but palm oil is very बहुत available है, हर चीज़ में palm oil आपको मिल जाएगा because it is very low cost. But it is not so good for health because काफ़ी thick होता है ये. So, और इसमें linoleic acid भी काफ़ी कम है. Then mustard oil containing alpha linoleic acid along with any other cooking oil. So India में बहुत easily mustard seed and mustard oil available है. This will reduce your erucic acid from mustard oil and thereby its undesirable health effect. तो इसमें कई बार एक seeds होते हैं, वो कई बार added होते हैं, तो वो added नहीं होने चाहिए, तो उससे अनडिजायरेबल हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं. दैट इज वीट, काइंड ऑफ वीट, वो जंगली घास होती है जिसके सीड्स इसमें एडेड हो जाते हैं समटाइम्स. नाउ चेंजिंग ट्रेंड्स इन डाइटरी इनटेक और फैट्स. A minimum amount of fat according to guidelines is essential for body, and it is calculated above, but the fact that diseases like obesity, heart disease, cancer are one on the rise, especially in affluent societies, can be attributed to the changing dietary and lifestyle practices coupled with stress. Now there is a need to decide on upper limit of fat consumption as well. तो कितने के ऊपर नहीं खाना है, तो ये एक लिमिट होना चाहिए. हमने मिनिमम पढ़ लिया 15 पढ़ लिया मिनिमम, एंड प्रेगनेंसी में पढ़ लिया 45, बट कितना तक खा सकते हैं उसके ऊपर नहीं खाना है. सो कंटेम्परेरी सोसाइटी इज शोइंग द न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन as and access to fast food and dried snacks while eating out in wake. This leads to an increased intake of saturated fatty acids. तो बाहर खाने से generally their food are rich in saturated fatty acids. Milk and milk product, flesh foods, sugar instead of whole cereal, millets, pulses. This is likely to decrease EFA, essential fatty acids intake from invisible sources and raise SFA. The total calories are also high, especially if accompanied by alcohol consumption. अगर ये सब चीज़ें साथ अल्कोहल के साथ कंजम्पशन की जा रही हैं तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, because alcohol is nothing but empty calories, only calories.
We have already discussed that fried food and baked product could be a source of trans fatty acids. Further, the quality and source of frying oil is not known. Maybe the oil used in highly reused and abused. It is always better to select dishes prepared by other cooking method like boiling, steaming, braising, etc. Then frying for lesser oil intake. So frying we can do, but like once in a month kind of thing. Dish selection and behavior modification are vital to avoid high fat intake. सो ज़्यादा कंजम्पशन से होगा क्या, ज़्यादा फैट कंजम्पशन से, तो और उसके प्रिवेंटिव मेथड क्या है वो डिजीजेस ना हो उसके लिए. सो फर्स्ट डिजीज इज obesity is nothing but disease because it is a call of disease, we can say. In obesity, cutting down total energy intake of increasing output to ensure energy balance is the basic principle of prevention. So, क्या करना है, जो आउटपुट है इंक्रीज करना है एनर्जी का आउटपुट, और कट करना है इनटेक का, जो हम ले रहे हैं कंजम्पशन कर रहे हैं वो कम करना है. तो ओबेसिटी अपने आप कम होगी बिकॉज जो बॉडी फैट है वो एनर्जी फिर बॉडी यूज करेगा. Fat being energy dense is always dangerous in large amount because अगर हम एक चम्मच खाली एक्स्ट्रा फैट ऐड कर देंगे उससे काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज ऐड ऑन हो जाएगा. Selection of food and modified cooking method further prevent excessive fat intake. Low fat diet should be given in with high fiber and fluid diet to ensure compliance and satisfy. सो लो फैट डाइट होनी चाहिए, शुड बी गिवन विथ हाई फाइबर. ठीक है, फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक तो सेटाइटी फीलिंग करता है, देता है, पेट भरा फील करता है, अच्छा फील कराता है, और फैट बॉडी में स्टोर होने से बचाता है क्योंकि फैट से काफ़ी खाना बल्की हो जाता है. एंड फ्लूइड शुड बी आइडियल इन लाइक कितना आइडियल जो उसका रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए, इंश्योर करना है. फ्लूइड से भी हमें भरा भरा लगता है. अगर हम 1 गिलास पानी पी लें, 2 गिलास पानी पी लें तो फिर क्या लगता है, पेट भरा फील करता है, सटाइटी फीलिंग होती है. सो फाइबर एंड लिक्विड्स लाइक वाटर, ये हमें सटाइटी फीलिंग करता है. नेक्स्ट इज हार्ट डिजीज. हार्ट डिजीज शो स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इनटेक बिकॉज जो हार्ट होता है उसकी जो आर्टरीज होती हैं, हार्ट को भी ब्लड चाहिए, तो उसमें जो ब्लड सप्लाई होता है उसकी आर्टरीज बहुत थिन होती है. ठीक है, तो उसमें जब ब्लड जा रहा है और उसके रास्ते में अगर फैट आ जाएगा, फैट का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, उसके जो रास्ता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी एंड वो नैरो हो जाएगा, तो उससे प्रेशर भी बढ़ेगा और ग्रेजुअली ब्लॉकेज होगा, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं. तो इस तरह से फैट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हार्ट डिजीज को, अदर को उतना नहीं करता जितना हार्ट को करता है बिकॉज एवरी टाइम हार्ट को पंप करना है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए काम करने के लिए, तो उसको भी ब्लड चाहिए, न्यूट्रिशन उसको भी हार्ट ब्लड से ही मिलेगा. तो हार्ट में भी आर्टरीज का सप्लाई होता है, वेन्स का सप्लाई होता है, वो सिर्फ देता नहीं है ब्लड, उसको भी चाहिए. तो उसकी जो आर्टरीज वेन है वो एकदम क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए. कहीं पे भी डिपोजिशन फैट का होने से इट इज हार्मफुल फॉर हार्ट, उसको काफी एफर्ट लगता है पंप करने में. फूड रिच इन कोलेस्ट्रॉल आर of animal origin. Higher dietary cholesterol increases blood cholesterol, but high blood cholesterol with family history does not necessarily gain of
on cholesterol free diet. ठीक है, अगर कोई पेरेंट में है किसी का कि कोलेस्ट्रॉल था उनको, तो जरूरी नहीं है बच्चे में खाएगा अगर वो लो फैट डाइट खा रहा है तो. वो ड्रग और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट इज रिकमेंडेड. अगर बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल तो सिर्फ ड्रग से नहीं होगा. पेशेंट हैव टू इनटेक डाइट विच इज लो इन कोलेस्ट्रॉल और फैट. सिर्फ लो कोलेस्ट्रॉल डाइट नहीं खानी है, लो फैट डाइट. बिकॉज ऑफ फैट कुछ भी खाएंगे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन जाता है. सो exactly there should be both drug and low fat diet is recommended, not cholesterol. Vegetable oil have no cholesterol. ठीक है, अगर सनफ्लावर ऑयल खा रहे हैं, पीनट ऑयल खा रहे हैं, तो क्या कोलेस्ट्रॉल जीरो आएगा बॉडी में, लेकिन आने के बाद बॉडी तो बनाएगी. तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को हमें कंट्रोल में लाने के लिए, नॉर्मल रेंज में लाने के लिए हमें लो फैट डाइट खानी होगी. The reference of good and bad cholesterol to dietary fat is in reference to the effect of blood lipids and HDL-LDL ratio. तो अब ब्लड टेस्ट में कभी देखते होंगे एक रेशियो भी दिया रहता है. HDL अलग दिया रहता है, LDL अलग दिया रहता है, VLDL दिया रहता है, एंड एक HDL to LDL का रेशियो दिया रहता है, कितना LDL पे कितना HDL है. So high intake of N6 polyunsaturated fatty acids have been associated with the reduced total cholesterol and LDL cholesterol concentrates that are associated with low risk CHD. Coronary heart disease. CHD means coronary heart disease. In general, epidemiologic studies have demonstrated an inverse association between N6 polyunsaturated fatty acids intake of risk of CHD. N3 polyunsaturated fatty acids and docosahexaenoic acid DHA have been shown to reduce the risk of CHD and stroke by the multitude of mechanism by preventing arrhythmiasis. मतलब जो हार्ट का रिदम होता है, लब डब एक रिदम में हार्ट बीट करता है, तो अगर वो रिदम में हार्ट बीट नहीं कर पा रहा, that condition is called arrhythmia. तो that is signal of या sign of any heart disease. अगर अरिदमिया है जो लब डब जितना फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए, जितना गैप में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, एंड लब डब एंड फिर उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अरिदमिया. एंड जो हम हिंदी में हार्ट को धक धक बोलते हैं, हम इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में लब डब बोलते हैं उसका साउंड को. तो फर्स्ट साउंड एंड सेकेंड साउंड आर डिफरेंट, इसीलिए एक को लब बोलते हैं, एक को डब बोलते हैं. रिड्यूसिंग अर्थरोस्क्लेरोसिस, डिक्रीजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, lowering plasma triacetoglycerol concentrations, decreasing pro-inflammatory isocyaninoids, modulating endothelial function and decreasing blood pressure in hypertensive individual. तो जो hypertensive individual है उनमें blood pressure कम होगा. Now, what ICMR suggests in 1998, what it suggested, so more than one source of cooking oil, we should use more than one source, because अगर आप एक source use कर रहे हैं, सिर्फ mustard oil use कर रहे हैं,
तो हो सकता है उसमें एक कोई फैटी एसिड्स ना हो, तो आप दूसरा जब यूज करेंगे तो आपको कोई दूसरा फैटी एसिड्स मिल जाएगा। तो वी रेकमेंड 1 कप सनफ्लावर एंड 1 मस्टर्ड ऑयल, वो दोनों 1:1 का रेशियो में यूज करें। Limit use of ghee, butter and vanaspati, and eat linoleic acid rich food like green leafy vegetables, spices like fenugreek seeds and mustard seeds, and मस्टर्ड सीड ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मस्टर्ड सीड, एंड अगर यूज़ करें तो इट्स फाइन। Eat fish more frequently than meat and poultry because fish में good fats होता है। Limit or avoid organ meats like liver, kidney, brain, इसमें fat deposition बहुत ज़्यादा होता है organs में। तो जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, तो उनको या वेट लॉस करना है तो उनको organs meat अवॉइड करना होता है। आप लिमिटेड ऑयल में कुकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर लिवर, किडनी ये सब खा रहे हैं तो उसके सोर्स से आपका काफ़ी बॉडी में फैट चला जाएगा एंड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में जाएगा। सो स्किम मिल्क एंड लो फैट मिल्क इज प्रेफर्ड इंस्टेड ऑफ होल मिल्क। तो कभी भी होल मिल्क नहीं लेना है, उसकी जो क्रीम है वो रिमूव करके यूज़ करना है। आई होप सब लोग क्रीम रिमूव करके यूज़ करते होंगे, कि बहुत सारे घरों में घी बनाते हैं ना। तो अगर हम 2 फायदे होंगे इससे, एक तो घर का घी होगा, प्योर होगा। सेकंड थिंग, जो मिल्क हम ले रहे तो वो हम बिना फैट का या कम फैट का भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टेस्ट में चेंजेस नहीं आता है बहुत, तो वहाँ से हम फैट निकाल के उसको सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम बिना फैट की नहीं खा सकते। जैसे दाल तड़का वगैरह जब होता है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ तो डालना है फॉर तड़का ना, तो वहाँ हम वो वही वाला घी वहाँ यूज़ कर सकते हैं, वही वाला फैट वहाँ से कम करके यहाँ ऐड ऑन करेंगे तो हमारा क्या होगा, फैट इंक्रीज नहीं होगा। तो और जो मिल्क के सोर्स से डायरेक्टली आ रहा था वो नहीं जाएगा, क्योंकि आज की डेट में हम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि हम उतना फैट को कंज्यूम कर पाए। Role of fat in cancer is debatable. High fat intake is indicated as a risk factor of cancer of breast, colon, etc. Saturated fat, it is not proved that कि इनकी fat intake की वजह से है, ठीक है। is seen in cause of many cancer events. Cooking in reused oil produces free radicals in body which promote carcinogenesis. ये ज़रूर proved है कि आप जब reuse करते हैं ऑयल को वो कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसरस है। तो कभी भी ऑयल को रीयूज मत करिए। एक बार धुआं निकल गया, आपने फ्राई कर लिया, पूरा धुआं निकल रहा है, फिर उसको रख दिया, फिर आप फ्राई कर रहे हैं, फिर रख दिया, फिर फ्राई कर रहे हैं, तो दैट इज कार्सिनोजेनिक। उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स में, उसकी कंसिस्टेंसी में, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू बॉडी। फ्री रेडिकल्स आते हैं तो जो काफ़ी डेंजरस होते हैं, जो सेल्स को डैमेज करते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स हम खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंक्रीज करने बोलते हैं, जिससे वो फ्री रेडिकल्स ना रहें और डैमेज हो जाए। सो बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम फैट इनटेक को कम कर सकते हैं। फ्राइड फूड कम खा सकते हैं, जो मिल्क मैंने बोला क्रीम रिमूव करके खाना, दैट इज़ हेल्पफुल। बेक्ड
जो फूड्स होते हैं लाइक ब्रेड्स हो गया, आपका बिस्किट्स हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा फैट इंटेक रहता है। दिखता नहीं है लेकिन आपके घर के पकौड़ों से भी ज़्यादा फैट होता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। एंड जो योक्स होता है, एग्स के अंदर योक होता है, उसको रिड्यूस करके फैट इंटेक हम कम कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन को लिमिट करना भी फैट इंटेक को कम करना होगा, बिकॉज जो मटन चिकन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट रहता है पहले से। एंड जंक फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज उसमें फैट तो होता ही है, ट्रांस फैट होता है एक्चुअली, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल। कुकिंग मेथड लो फैट में कुक करना है या फिर फ्राइंग अवॉइड करना है। इंडियन करीज को मिनिमम ऑयल में कुकिंग करना है, तो इन सब चीज़ों को से हम फैट इनटेक कम कर सकते हैं। और खाने के बाद कुछ मीठा खाने का शौक होता है, खीर एंड ऑल, अगर तो उसके जगह हम ड्राई फ्रूट्स को चेंज कर सकते हैं, फ्रूट्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक खाने के बाद कुछ मीठा है तो आप मैंगोज खा सकते हैं इस सीजन में, एंड आलमंड्स खा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, फैट इनटेक कम हो जाएगा। और ऐसा एम करना है कि 3 टीस्पून से ज़्यादा कुकिंग ऑयल ना हो। 3 टीस्पून दैट मीन्स 15 ml, ठीक है। तो लेकिन जनरली ये लोग जो यूज़ करते हैं वो पर डे 30 करते हैं, जो इन जनरली होता है। तो आप आराम से उसको 20 तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो फिर आपको बहुत कम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप ग्रुप में अगर हैं, लाइक 3-4 पीपल एट होम है, तो आप 4 लोगों के हिसाब से अगर कुकिंग करें तो एट अ टाइम आपके पास 15 ml एक मील में ही आ जाएगा, तो आप आराम से उसमें कुकिंग कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। कई बार ऐसा भी होता है कि फैट तो कम खा रहे हैं लेकिन खराब काइंड ऑफ फैट खा रहे हैं, तो उसको भी चेक करना है कि आप रीयूज ऑयल तो नहीं खा रहे। एंड कोशिश करना है कि स्मोक नहीं हो ऑयल में। जब भी कुकिंग करें तो बहुत कई बार होता है कि बहुत स्मोक होने के बाद यूज़ करते हैं उस ऑयल को, लाइक कुछ भी डाल रहे वेजिटेबल, तो मिनिमम स्मोक, बहुत ज़्यादा स्मोक होना इज़ हार्मफुल। उसका जो कल्चर है वो चेंज हो जाता है स्मोक होने से, तो अवॉइड स्मोक्ड ऑयल। So there are so many methods to restrict fat, and कोशिश करना अच्छे ऑयल्स खाना, लाइक मस्टर्ड ऑयल इज़ बेटर, सनफ्लावर ऑयल इज़ बेटर, घी इज़ ऑल्सो बेटर इन लाइक अगर उसका क्वांटिटी में आप वो करें, लिमिट करें, तो घी इज़ ऑल्सो बेटर, गुड। सो इफ़ यू आर हैविंग 15 ml पर डे ऑयल और फैट, सो 5 ml आप आराम से घी उसमें से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज बच्चों में घी यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें DHA होता है, तो इट इज़ गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। एंड अल्कोहल को जितना मिनिमाइज कर सके, बिकॉज अल्कोहलिक लीवर इज़ वेरी कॉमन। अभी एक रिसेंट में एक एक्टर है, उनकी डेथ हो गई अल्कोहल की वजह से, लीवर इन्फेक्शन हुआ, काफ़ी फैटी लीवर था, इन्फेक्शन हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो अल्कोहल जितना लिमिट हो उतना बेटर है। इज़ वेरी हार्मफुल। बहुत सारे लोग रिसर्चेस करते हैं
कि थोड़ा सा अल्कोहल लेना इज़ गुड फॉर हेल्थ, हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रिसर्चेस होती हैं ये सारी अल्कोहल कंपनीज वाले कराते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। वाइन इज़ गुड ऐसा करके भी बोला जाता है समटाइम्स कि 1 पेग वाइन इज़ गुड फॉर हार्ट एंड ऑल, बट नेवर अल्कोहल इज़ गुड फॉर हेल्थ। वो हमेशा आपको हार्म ही करेगा। आप फ्रूट्स के फॉर्म में उनको खाइए, ना कि उनको फर्मेंट करके और उसको इस तरह से सिर्फ उसका कार्ब्स खाए, तो दैट इज़ हार्मफुल। एंड उसका इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसको डाइजेस्ट करना, लीवर को उसको लेना इज़ वेरी टफ। आप ईजीएस्ट फॉर्म जो है इसका फ्रूट्स, तो वो खाइए, इस फॉर्म में खाइए, ना कि उसको मतलब प्रोसेस करके। प्रोसेस्ड फूड आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो नेचुरली जिस फॉर्म में आया है उस फॉर्म में ही लेना है। एंड आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो अल्कोहलिक होते हैं सिर्फ अल्कोहल जो एवरीडे यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी फूड, कई बार फूड नहीं लेते, जो गरीब लोग होते हैं तो समटाइम्स वो सिर्फ अल्कोहल लेते, खाना नहीं खाते 2-2 टाइम 3-3 टाइम, तो वो काफ़ी लीन एंड थिन होते हैं क्योंकि वो जो एनर्जी है वो बॉडी में स्टोर नहीं होती है, उसी टाइम कंज्यूम हो जाती है, तो दैट इज़ एम्प्टी कैलोरी। तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। उस टाइम ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता, तो these आर वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी। तो जो लोग अल्कोहल के साथ कुछ खाते हैं, कुछ फूड लेते हैं, तो वो लोग वेट गेन करते हैं क्योंकि उस टाइम जो अल्कोहल से एनर्जी है उन्होंने यूज़ कर ली और जो साथ में खाया वो सब स्टोर हो गया। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। गुड नाइट।